अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। देर आयत दुरुस्त आयत। यौम पाकिस्तान पर जहां अपनों ने खुशी मनाई, वहां पड़ोसी भी बधाई देने लगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं भेजी। यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद का खत। इतनी न बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। बहरहाल अच्छे पैगामात का जवाब मज़बूत तरीके से देना हमारी रिवायत भी है, उसूल भी। मोदी जी, आपके गांधी जी कहा करते थे, कोई एक थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल आगे बढ़ाएंगे, और हमारा उसूल है कोई एक कदम आगे बढ़ाए हम 2 कदम बढ़कर गले लगाते हैं। हम रिवायत पर कायम है। आपने कभी गांधी जी को सीरियस ही नहीं लिया। हम तो पहले ही कह चुके हैं, आइए माजी भुलाकर आगे बढ़ें, साथ चलें, खित्ते में अमन लाएं, खुशहाली के नगमे गाएं। ग्रैंड डायलॉग के लिए आर्मी चीफ के एक बयान ने पूरे खित्ते की पावर पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। ये पाकिस्तान की ज़ीरे क़यादत है जो अमन की बात करती है, लेकिन अगर जंग के बादल मंडलाने लगें तब भी हम जहाज़ तो गिराते हैं मगर चाय भी ज़रूर पिलाते हैं। वज़ादार कौमें जंग में मयार नहीं बदलती और अमन के लिए भी उसूल से पीछे नहीं हटती। मोदी सरकार मुज़ाकरात के लिए आमादा है, हम भी तैयार हैं, लेकिन याद रहे कश्मीर हमारी शहरगे हयात है। भारत सरकार तो पहले भी यही चाहती थी कि पहले दोस्ती करें, मसले बाद में हल होते जाएंगे, लेकिन हमारा उसूल है पहले ये मसला हल हो फिर दोस्ती भी हो जाएगी। सरहद पर दरअंदाजी, कश्मीरियों पर मजालिम, तजारती और सरहदी बॉयकॉट, सख्त सिफारती बयानात, डिसइंफो लैब के इंकशाफात, फैटफ में हमारे खिलाफ साजिशें, क्या कुछ है जो आपने नहीं किया। लेकिन अमन के लिए हम बर्दाश्त के घूंट पीने को तैयार हैं। 2021 में बर्फ पिघल रही है। पाक भारत DGMOs के हॉटलाइन पर राबते, सरहद पर सीज फायर, भारतीय सदर और वजीर आजम के पैगामात, पाक भारत वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका दोस्तों से मुलाकातें, अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशें, भारत को भी अमन की ऑफ़र, बाइडन इंतज़ामिया की अफगान पीस प्रोसेस के लिए जनूबी एशिया में खुसूसी दिलचस्पी। यकीनन नाज़रीन, खित्ते में कुछ बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। 30 मार्च को ताजिकिस्तान में होने वाले अमन मुज़ाकरात में पाक भारत वज़राए ख़ारजा की शिरकत और मुलाकात बातचीत के बंद दरीचे खोल सकती है। फिर शंघाई ताउन तंजीम के तहत मुश्तरका जंगी मशक़ें अमन का इम्कान बढ़ा सकती हैं, लेकिन ये सब मसला कश्मीर के हतमी और देरपा हल से मशरूत है। कोई इस खामे ख्याली में ना रहे कि पाकिस्तान इससे सरफ़े नज़र कर सकता है। बात मकबूजा कश्मीर से शुरू होगी तभी आगे बढ़ेगी, वरना ये ताज़ा कोशिशें भी माजी का हिस्सा बन सकती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। मरियम नवाज़ को नैब ने बुलाया तो 15 मार्च को कहा तीसरी बार जेल जाने को तैयार हूँ। 21 मार्च को हिसाब लेने का ऐलान किया और 22 की सुबह तुलू होते ही नून लीग ने पैंतरा बदल लिया। कहा अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर रिएक्शन के लिए नैब तैयार है। और मरियम नवाज़ ने आज लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत तलब ले ली है। मरियम ने अदालत में दरख्वास्त की कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने 12 अप्रैल तक नैब से जवाब तलब करते हुए मरियम की गिरफ्तारी से रोक दिया है। नैब ने मरियम नवाज शरीफ को 26 मार्च को जाती उम्रा के लिए 1500 केनाल एराजी खरीदने के मामले में तलब किया हुआ है। घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। तारीख में पहली मरतबा शायद नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मरतबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है, और उस खौफ से ये थर थर कांप रहे हैं और पूरे को इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ नैब ने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि मरियम नवाज साहिबा ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। मरियम नवाज के बयान से साफ जाहिर है कि वो इंक्वायरी में पेश होने के बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। मरियम की पेशी यकीनन हुकूमत के लिए भी इम्तिहान, क्योंकि 6 महीने पहले जब मरियम नैब के दफ्तर गई थी तो उस वक्त भी लीगी कारकुनान ने नैब के दफ्तर के बाहर खड़े पुलिस एहलकारों पर पथराव किया था। कई एहलकार जख्मी हो गए थे उस वक्त। फिर बाद में मरियम ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी गाड़ी पर पुलिस ने हमला किया था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए।
ये देखिए, ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का। बहरहाल नाज़रीन, ध्यान देना होगा, अगर इस बार भी हुकूमत कारकुनान को रोकने में नाकाम हो जाती है और अगर कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो यकीनन सूरत हाल हुकूमत के लिए अच्छी नहीं रहेगी। फिलहाल तो अपोजिशन की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब को कॉल करके वाज़ेह कर दिया है कि बड़े ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की है, लेकिन जरदारी साहब ने अब तक अपना उम्मीदवार ड्रॉप करने का ऐलान नहीं किया है। और अब तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सादिक संजरानी के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है, यानी चेयरमैन सेनेट अब संजरानी साहब हैं और वही रहेंगे। अब अगर मौलाना को पीडीएम बचानी है तो पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन लीडर का ओहदा भी देना होगा और इस्तीफों से भी पीछे हटना होगा, यानी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फिर से खाली हाथ रह जाएंगे। खैर से इस वक्त की सूरत हाल ये है नाज़रीन कि मरियम के बयान के बाद ऐसा लगता है कि दोनों में सीज फायर हो गया है। इख्तिलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तलाल चौधरी के बयान से शुरू होने वाली जो गर्मा गर्मी थी ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि नाज़रीन अब बर्फ पिघल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है, बड़ा ऐलान सामने आ रहा है कि इस पेशी पर जिसका मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि तमाम कारकुनान जाएंगे पीडीएम के, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रही है। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी इस खबर के लिए मेरे साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास, जरा बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है, क्या कायदीन भी जाएंगे या सिर्फ कारकुनान जाएंगे? जी बिल्कुल किरण, अब से कुछ दिन कबल जो है पीपल्स पार्टी का ये बड़ा फैसला जो है सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कमरुज़्ज़मान कायरा का कि पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से वो जो है 26 मार्च को मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की नैब पेशी में रैली के साथ जाएंगे। और कमरुज़्ज़मान कायरा का ये कहना है कि कारकुन भरपूर तैयारी के साथ रैली में शिरकत के लिए पहुंचे। 26 मार्च की सुबह नैब ऑफिस के बाहर पीपल्स पार्टी के काफिले की खुद मैं क़यादत करूंगा और सेंट्रल पंजाब भर के कारकुनों और रहनुमाओं को अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत करता हूं। तो आज जो ये बड़ा फैसला पीपल्स पार्टी का सामने आ गया है, जो बार बार सवाल किया जा रहा था पीपल्स पार्टी से और पीडीएम से कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो मरियम नवाज जब 26 मार्च को नैब ऑफिस जाएंगी तो क्या वो साथ जाएंगे, तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब कमरुज़्ज़मान कायरा का ये कहना है कि वो क़यादत करेंगे और मरियम नवाज खुद लीड करेंगे और कारकुनान जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास, साथ आप मौजूद थे, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फरूख, पहले तो एक निहत्ती लड़की आ रही थी रेड जोन में, लेकिन अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ आ रही है। करेंगे क्या, हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत की, इसको वाजे क्यों नहीं कर रहे हैं, रोकेंगे इनको या एक्शन रिप्ले होगा जो 2020 में हुआ था? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो बड़ी वाजे है कि किसी को कानून जो है वो हाथ के अंदर लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये क्या पैगाम देना चाहते हैं, ये पैगाम ये देना चाहते हैं कि आओ सियासत के अंदर लूटमार करो, लूटमार करने के बाद अगर कोई एहतसाब का इदारा बुलाएगा तो उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगा देंगे और मनी लॉन्ड्रिंग करके टीटियां लगा के जाली अकाउंट्स बना के करप्शन का पैसा पार करते रहेंगे। ये पैगाम देना चाहते हैं। हम इनको वाजे करना चाहते हैं कि ऐसा करने की आपको किसी सूरत कोई इजाजत नहीं मिलेगी। और जत्थों में इस तरह जा रहे हैं जिस तरह को वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, जिस तरह को बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम देकर आए हैं। मरियम सफदर की अपनी जाती पहचान क्या है, जो आप वजाहत दे रहे हैं ना, ये जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी वज़रा जब प्रोग्राम में आ रहे हैं यही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना ये चाह रही हूँ कि आपकी अपनी पॉलिसी बेसिकली होगी क्या कंटेनर लगाएंगे, कारकुनान आगे बढ़ेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी, करेंगे क्या आप लोग? देखिए, बात यह है कि किसी को भी मैं समझता हूं कोई रियासती इदारे के ऊपर, किसी कानूनी इदारे के ऊपर चढ़ाई की किसी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं समझता हूं कि इसके हवाले से रियासत के पास तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद होते हैं। आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं? ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से वो तमाम तैयारियां उन्होंने की हुई हैं। देखिए, बात यह है कि सब चीज़ें मैं तो आपको नहीं बैठ के बता सकता ना, ये तो जो जिम्मेदारान हैं वहाँ पर सूबाई हुकूमत है, बाकी मामला हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि नैब का इदारा है, उस इदारे में एक पेशी है, पेशी में जाएं, आप सबूत लेकर जाएं ना, आप अपनी रसीदें लेकर जाएं कि ये एग्रीकल्चर लैंड कहां से आई है आपके पास, ये चौधरी शुगर मिल के जो अरबों रुपए के शेयर्स हैं ये आपके पास कहां से आ गए, आपकी तो लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने तो इस चीज का जवाब देना है। और दूसरी बात यह है कि कल को कोई भी उठेगा, कोई चोर उठेगा, चार ताल्लुक वाले उसके भी होंगे,
वो भी इसी तरह जाएगा किसी अदालत में या तफ्तीश पे पेश होने, तो वो भी इसी तरह जाएगा, जत्था लेके जाएगा। ठीक है फारूक, तफ्तीश तो उनसे नैब ऑफिस के अंदर होनी है ना, लेकिन बाहर के लिए जो प्लानिंग की जाती है तरफ से, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस काफिले का हिस्सा बन रही है। मैंने कहा आपसे पहले भी ये ऐसा कुछ हो चुका है, मरियम बीबी अपने ऊपर हमले का इल्जाम लगा चुकी हैं। अगर खुदा न खास्ता यही दोबारा होता है, कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है, तो इस बात से तो जस्टिफाई नहीं करेंगे ना कि आप अपनी रसीदें लेकर आए। हुकूमत के लिए तो बड़ा सवाल बन जाएगा, मसला बन सकता है। देखें बात ये है कि इनको खुद रिस्ट्रेन करना चाहिए ना। ये एक तरफ कहते हैं जी कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के साथ हैं, हम इदारों का एहतराम करते हैं। खाक आप इदारों का एहतराम करते हैं। पिछली बार आप गई तो वहां पर आप नैब पर हमला करके आ गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की आपकी पुरानी तारीख है। इसी अंदाज से जहां आपका ब्रीफ केस नहीं चलता वहां पर आप गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। यही मामला इनको यहां भी सामना है। इस बार इनको कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूं, इस किस्म की किसी हरकत की जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा इकदाम करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये उसके जिम्मेदार जो है वो खुद हों। अच्छा, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया सादिक संजरानी के हवाले से, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, बिलावल का बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। इट्स गुड फॉर यू सर। देखें बात यह है कि ये तो डे वन से बात बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर है। ये इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ये सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस के सेक्शन 9 के तहत होते हैं। और इसके अंदर जो आइन का आर्टिकल 69 बड़ा वाज़े है कि आप प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसको आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती को मलूज़े खाजर रखते हुए इनकी दस्तकार को मुस्तरद किया है। इतने बड़े अपने आप को कानूनी माहिरीन इनके लोग कहते हैं, क्या इनको ये सादा सी बात नहीं समझा सके? डे वन से ये बात जो है वो क्लियर थी, लेकिन इनको शौक है जगह जगह रसवाई भुगतने का, तो अब भुगतें। उनके सामने नताइज सामने आ गए हैं। देखें ना, बात यह है कि आइन बड़ा वाज़े लिखा हुआ है इसके अंदर, और मैं समझता हूं कि इनकी शिकस्त हुई है। उस शिकस्त को इनको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को भी समझ आ गई है, अब तो उनकी लड़ाई जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर हो रही है। अब तो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट नहीं बनाना चाह रहे, अब तो उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर लड़ाई हो रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। कहां जो है दोनों जमातें मिलकर उनको चेयरमैन सेनेट बना रही थी, कहां अब दोनों जमातों के अंदर फूट पड़ी है, तो अब ऑपोजिशन लीडर के लिए लड़ रहे हैं। तो इनके मफादात जो हैं, इनके नजरियात जो हैं वो अलग अलग हैं। ये सिर्फ एनआरओ के लिए इकट्ठे हुए थे, जो इन्होंने तमाशा लगाया, जो इन्होंने मोहम्मद जुबैर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं सर, सीनियर लीग नून, मरियम साहिबा के तर्जुमान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रोग्राम में ही खबर ब्रेक की है सर, कायरा साहब ने बड़ा ऐलान किया है मरियम साहिबा की पेशी पर वो जा रही हैं, कारकुनान भी जाएंगे और इनफैक्ट वो लीड भी खुद करेंगे। तो सर ये फैसला, क्योंकि मरियम ने अभी थोड़ी देर पहले जब बात की थी तो उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में यही बात कही थी कि पीडीएम के जो फैसले होंगे वही सबका फैसला होगा, तो ये फैसला पीडीएम के तहत हुआ है या मुस्लिम लीग नून ने रिक्वेस्ट की थी उनसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? मोहम्मद जुबैर साहब का गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम कोशिश करते हैं दोबारा मोहम्मद जुबैर साहब साथ मौजूद हों तो फिर उनसे ये पूछा जाए, क्योंकि ये पिघलना शुरू हुई है। कहाँ तलाल चौधरी साहब के एक ट्वीट के बाद से मामला शुरू हुए और फिर इतने बढ़ गए कि सेलेक्टेड के नारे लगना शुरू हो गए। एक तरफ बिलावल साहब ने फरमा दिया कि जी लाहौर का एक सियासी ख़ानदान है, और दूसरी तरफ मरियम साहिबा कहती रहीं कि जी नया सेलेक्टेड तैयार हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे फ़ारूक ये जानना चाह रही थी कि एक गुड जस्टर के तौर पर तो ये आप लोगों के लिए भी हो गया, सादिक संजरानी वाले मामले पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं उठाएंगे, आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, बिलावल ने जैसा कहा, ये कोई मैसेज तो देने की कोशिश नहीं की है आपको? देखें, मैसेज की बात नहीं है इसके अंदर, उनको वाज़े है इस चीज़ के अंदर कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। उनके लोगों ने जो है वोट, अगर उन्होंने गलत वहाँ पर स्टैंप लगाई है तो उनको अपने लोगों से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पोलिंग शुरू होने से पहले अपनी तमाम तर जो डायरेक्शंस थी उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट हदायत इसके अंदर जारी की थी। देखें, मामला यहाँ पर बड़ा सादा है कि ये बर्फ शरफ इनकी कोई नहीं पिघल रही आपस के अंदर। इनकी जो आपके दिल की बातें हैं वो सामने आ जाती हैं। जो बात आसिफ अली जरदारी ने की वो आपके सामने है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएं, इकट्ठे मिलकर जदोजहद कर लेते हैं। एक दूसरे के गंदे कपड़े इन्होंने खुद चौंकों चौराहों के ऊपर धोना शुरू किए हुए हैं। ये दिल से एक दूसरे को सिलेक्टेड समझते हैं। इनको पता है
कि ये दोनों जो है वो किसी ना किसी सर वैसे ये वाला मुतालबा तो वही था ना जो आप लोग भी करते हैं मुस्लिम लीग नून से कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, जो करना है उन्होंने वो यहाँ पर आकर करें। अब मुझे बताइए कि वो एक पार्लिमानी कमेटी बन रही थी सर जिसने राब्ता करना था ऑपोजिशन से सर, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। सर ये इस पर अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हुआ है? देखें, बात यह है कि वो इंतखाबी जो सीनियर्स की कमेटी है पॉलिटिशियंस की, वो बन चुकी है, उन्होंने राब्ता भी किया है। इनकी तरफ से जो है वो एक रिफ्यूज़ल का जवाब कल परसों आप भी देख रही होंगी वो भी आया। लेकिन मामला ये है कि आप देखें कि एक तरफ कहते हैं कि जनाब इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए, तो अगर होंगे तो उसके लिए रिफॉर्म्स दरकार है। रिफॉर्म्स तो पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर होनी है। आप तनख्वाहें लेने के लिए महाना असम्बली के लिए पहुंच जाते हैं, आप TADA लेने पहुंच जाते हैं, आप जब रिफॉर्म्स की तामीरी काम की बात आती है उस वक्त आप आते नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि ये कहते हैं कि जी हमारे एहतसाब बंद हो जाए, हमारे केसेस के ऊपर, करप्शन के ऊपर कोई पूछे ना। माजी की तरह दोनों जमातें जिस तरह एक दूसरे में पर्दा डालती नहीं है, अब भी पर्दा डाला जाए। देखें, ये वो चीजें नहीं हो सकती। यहां इनके कोलोफेल के अंदर खुल के एक तजाद सामने आता है। यही वजह है कि जब ये जलसों की, जुलूसों की, रैलियों की कॉल्स देते हैं तो आपको आम आदमी इनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। यही वजह है कि लोगों को पता है कि ये कौमी मुफाद की बजाय अपने जाती मुफाद के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वरना आज तक जो है वो दोनों जमातें एक दूसरे की ऑपोजिशन में रह चुकी हैं। कभी किसी ने कोई लॉन्ग मार्च किया, कभी किसी ने कोई एहतजाज किया, असम्बलियों से इन्होंने बाइकाट किया। आप इनकी तारीख तो उठा के देखें पिछले 10 साल की, सवाए बयानात के अलावा इन्होंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन सर अब आप लोगों के जो बयानात थे, जो चीजें आप लोगों के मंशूर का हिस्सा थे, अब कुछ दिनों पहले फारूक साहब, इमरान खान साहब ने खुद इस बात की हिदायत की है, लेजिस्लेशन तो करनी है ना सर, सादा अक्सरियत आप लोगों के पास है नहीं, ऑपोजिशन को तो साथ लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा। तो अगर एक रिफ्यूजल आ गया तो उसके बाद कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं, क्या करें आप लोग? देखिए, बात यह है कि हम इनको आज भी जो है हम इनको ये कह रहे हैं कि आप अच्छे बच्चों की तरह पार्लियामान में आए, पार्लियामान के अंदर आकर जो है वो कानून साजी का हिस्सा बने। और मैं समझता हूं कि कतरे इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की अप्रोच है वो रैशनल अप्रोच नजर आती है। पार्लियामान ही है ना, पार्लियामान ही ताकत देती है ना सब चीजों को। आपने इख्तलाफ करना है, उसका फोरम भी पार्लियामान है, पार्लियामान में आके करें। खुद तो ये कहते थे जी फैसले सड़कों पे नहीं होते, पार्लियामान के अंदर होते हैं। तो आज ये अपना सबक ही भूल चुके हैं। आज इन्होंने कौन सा सबक पढ़ ली है? उनके पीछे लगे हुए हैं जिनका असेंबली के अंदर कोई मेंबर नहीं है, किसी ज़िले टाउन कमेटी के अंदर उनका कोई काउंसलर नहीं है। 5 जमातें ऐसी हैं PDM के अंदर जिनका कोई अरकान असेंबली में कोई बंदा ही नहीं है। ये अरसा दराज से आप लोग याद दिला रहे हैं, इनको बता रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत है ना, जो इमरान खान साहब ने कहा। फारूक हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम जूते एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आ रही हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। अगले सेगमेंट की जाने बढ़ रही हूँ और ये सेगमेंट वाकई बड़ा तशवीशनाक है। प्राइवेट कंपनीज को पाकिस्तान में वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त देने पर हुकूमत को तनकीद का सामना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखकर इस तशवीश का, इस परेशानी का इजहार किया है कि हुकूमत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की जो कीमत मुकर्रर की है वो आलमी मार्केट्स में 150%, आलमी मार्केट से 150% महंगी है। पाकिस्तान में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत है 8,500 रुपये, जबकि ये कीमत 1,500 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट सिर्फ $20 है। तो महज $20 की ये वैक्सीन पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों है? फिर साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये भी दरख्वास्त करा है कि हुकूमत प्राइवेट कंपनीज के ज़रिए वैक्सीन ख़रीदने की पॉलिसी को मनसूख करे और इस हवाले से जो भी ख़रीदो फरोख्त हो रही है इसका एक डाटा बनाया जाए, उसे पब्लिक किया जाए। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर नासिरा जावेद और कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल बारी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, ये वाक़तन बड़ी तकलीफ दे बात है, इससे पहले भी अद्वियात के साथ यही कुछ होता रहा है और ये कोरोना वैक्सीन जिसकी अशद ज़रूरत है, तो ऑलरेडी पॉलिसी हमारी लेट अनाउंस होती है, हमने इसके लिए तगोदो लेट की और उसके बाद अब जो वैक्सीन मार्केट में $20 की है उसको हम इतना महंगा 160% महंगा करके बेच रहे हैं। सर,
देखिए ये तो अब जिन्होंने प्राइस रखी वही बता सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, ड्रैप का एक प्रोसेस है जिसका एक तरीक़ेकार होता है जिसकी वो प्राइस फिक्सिंग करते हैं। अब उसमें वो क्या तरीक़ेकार है वो वही ज़्यादा उसकी ये होती है कि मार्केट में देखते हैं उसी हिसाब से वो करते हैं, बट दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। वो किसी प्रोसेस के तहत ही करते हैं, ऐसे उनका बगैर प्रोसेस के नहीं होता है। सर आप टास्क फोर्स का हिस्सा हैं सर, भारत में 750 रुपए की ये डोज मिल रही है सर, और यहाँ पर 8,500 रुपए। तो आप इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं कितनी कीमत होनी चाहिए सर यहाँ पर? देखिए कीमत का तो मैं मतलब एज ए टास्क फोर्स तो मुझे अंदाजा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी जो ड्रैप की जो प्राइसिंग कमेटी है उसके अंदर एक प्रोसेस लिखा हुआ है जिसके अंदर किस तरीके से होगा, क्या वो लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, उसी हिसाब से वो लोग करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं। अब वो प्राइसिंग पॉलिसी है जो उसी हिसाब से वो लोग करेंगे, वो रेकमेंड करेंगे। अब गवर्नमेंट को उसको अप्रूव करना है नहीं करना है वो गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बात भी बताइएगा सर, प्राइवेट कंपनीज जो है वो कह रही हैं क्योंकि हमने महंगी वैक्सीन खरीदी है, $45 की हमने ईच वैक्सीन खरीदी है, तो इस वजह से हम मार्केट में उसको महंगी लेकर आएंगे। तो आप ये बताएं सर, इज इट पॉसिबल कि पूरी दुनिया में जो $20 जिसकी कीमत हो वो हमारे ही पास हमारी प्राइवेट कंपनी इसको बस $45 की दी जाए सर? इज इट पॉसिबल? नहीं, वो पॉसिबल तो नहीं है ना। देखिए बात ये है कि अगर कोई चीज़ महंगी होनी है तो वो जो बिजनेस जो करता है, ये जो बिजनेस जो कंपनी मंगवाएगी भी उसको भी तो वायबिलिटी देखनी होती है ना कि वायबल है कि नहीं है। इतनी भी ये तो वायबल नहीं होगी ना अगर इतनी महंगी बनेगी। अगर कोई 100 रुपए की मतलब ब्लैक में खरीदे और कहे कि मैं ब्लैक में बेचूंगा आके, तो वो तो अलाउ नहीं हो सकता है ना। तो उसकी जो इसलिए उस पर तो आप किसी के साथ, वो आज मैं कहीं पढ़ भी रहा था, वो कह रहे थे कि वापस भेज रहे हैं, जी हम वापस भेज देंगे तो वापस भेज दें। अगर उसको सर यही बात नासरा जावेद साहिबा इस पे डॉक्टर साहब नासरा साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सर, ये अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकेंगी। नासरा साहिबा, ये जो सिचुएशन इस वक्त है, आपके मुताबिक रूसी वैक्सीन की कीमत 1,500 रुपए होनी चाहिए, लेकिन जो दरामद कर रही हैं कंपनीज वो कह रही हैं कि एक वैक्सीन उन्हें $45 की मिल रही है। अब चूंकि उन्होंने महंगी खरीदी है तो ऑब्वियसली उनकी मजबूरी है कि वो महंगी बेचें। तो आपने यहाँ पर तो तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ही सिर्फ $45 की क्यों दी गई है? यही सवाल हमने पूछा है। शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है शफाफियत और किसी चीज़ में करप्शन ना हो, लेकिन ये तो हमारी घुट्टी में ही आ गया। हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिलसिला रखा हुआ है। क्यों इतनी ज़्यादा कीमत पे पाकिस्तान को मिल रही है, जब साथ वाले ममालिक में अगर 1500 की आ रही है और हमें यहाँ मिल रही है 4400 की वही चीज़? तो इसकी वजह क्या है? और ये जो ड्राइव रूल्स है इसमें भी है कि अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान में से हमारी उनसे 0 से लेके 30% का फ़र्क से ज़्यादा हो तो वो चीज़ हमने लेनी ही नहीं। अब तो मुझे समझ नहीं आती निजी कंपनी को देने का मकसद क्या है। और ये निजी कंपनी ने ये ऐलान बाजार में बताया कि हमें ख़ास मुराद मिली, उन्हें अपने स्टॉक मार्केट में शेयर भी ऊपर कर दिए। कोई एक बात है, यहाँ हर तरफ यहाँ पे जो है वो बदअनवानी ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, जो हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है नासरा साहिबा, आप ये बात कर रही हैं कि प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दी क्यों है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि प्राइवेट कंपनीज को इसलिए ये इजाजत दी गई है ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दरामद की जा सके। देखिए, अगर थोक के हिसाब से रियासत ले, इतने 21 करोड़ लोगों के बीच में से अभी तो चंद लोगों को हुआ है, तो उसका रेट आधे से भी कम हो सकता है। और ऐसी जगह से लें जो हमारे हमसाए हैं, जिन्होंने हमें मुफ्त इनकी दी है, उनके साथ हमारी गुडविल भी ज़्यादा बनेगी और यकीनन वो हमें डिस्काउंट भी और ज़्यादा देंगे। और हो सकता है कि रियायत के अलावा कुछ और हमें वो मुफ्त भी दे दें। तो मेरी तो ये समझ में बात नहीं आती कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, इस कंपनी के साथ हम ख़ास मुराद क्यों कर रहे हैं। अच्छा नासरा साहिबा, हुकूमत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कीमत का तयन करने का मैडम कोई आलमी रेफरेंस मौजूद नहीं था, तो इसलिए कीमत के तयन से पहले ही प्राइवेट कंपनीज को वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। मोहतरमा, आपके ख्याल में क्या सारा मसला इसी फैसले की वजह से हुआ है? क्या वैक्सीन की दरामद को लेकर हुकूमत पाकिस्तान संजीदा नहीं थी? यकीनन नहीं थी। देखिए, इनको पता नहीं कितना ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है और तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं, रियासत तकरीबन हर जगह ये दे रही है अपने शहरियों को और मुफ्त दे रही है। तो हमें क्या हो गया जब वो कह रहे हैं कि हम सेहत कार्ड भी देंगे। पहली तरजीह तो सेहत कार्ड में ये है कि लोगों की ज़िंदगी बचे। लोगों की ज़िंदगी बचाने का एक ही तरीका है कि कोरोना की वैक्सीन उनको मुफ्त दी जाए। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती, ख़ास तौर पे उस
कंपनी को, जिसके ज़रिए निजी कंपनी के ये हो रही है इम्पोर्ट, उनको ये फ़ायदा, मैंने तो कहा उन्होंने अपना फ़ायदा ये उठाया। उन्होंने बताया कि जी हमारे साथ तो किया जा रहा है ख़ास सलूक फेवरेटिज्म का, उनके स्टॉक मार्केट में शेयर बढ़ गए। SCCP को अलहदा ये रिपोर्ट होनी चाहिए तमाम मामले को। मैंने सुना है कि इनको नोटिस भी सर्व हुआ है कि आप हमें बताएं कि आपने किन वजूहात पे ये इतना इसकी कीमत चढ़ाई है, जब इसकी इजाज़त ही नहीं है ड्रैप पॉलिसी में। डॉक्टर बारी, आप सुन रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लगता है कि हुकूमत संजीदा ही नहीं थी वैक्सीन के हवाले से, इसीलिए अब उसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि एक $20 की वैक्सीन उसको 8,500 रुपए में लेना पड़ रहा है। यहाँ तक भी बात हुई थी कि कीमत को बढ़ाया जाए। क्यों लेना पड़ेगा? ये बात तो अपनी नहीं लेना पड़ेगा ही नहीं, जब वापस कर दे। जी देखें, डेफिनेटली वापस कर रहे, वो वापस ले जाने को तैयार है, ले जाए। सही डॉक्टर बारी जी बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए सीरियसनेस ना हर जगह से सप्लाई एंड डिमांड के मसाइल हैं सारी दुनिया में, सारी दुनिया को चाहिए और सारी दुनिया ले रही है। उसमें बेसिकली पहले तो उनकी प्रायोरिटी थी कोविड को, कोवैक्स को दें, और कोवैक्स में भी देनी है यहाँ पाकिस्तान में, वो भी आएगी, आ रही है। दूसरी ये है कि इन्होंने भी अप्लाई किया था और वो है, उसको प्रायोरिटी हेल्थ दिया कर रहे हैं। अभी अब उस पर सप्लाई डिमांड के इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जो सीरियसनेस, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सीरियसनेस नहीं है, सीरियसनेस डेफिनेटली है और इतना काम हो भी रहा है इसके ऊपर। अब उसमें क्या क्या मसाइल है ये तो वो लोग खुद ज्यादा, ये जो आप उनसे जो है फैसल सुल्तान बता सकेंगे कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही थी जिसकी वजह से ये है। डॉक्टर साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि ये इस वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर्स को रोका जाए, वरना यहाँ पर फिर ये करप्शन बढ़ने का खतरा होगा। अब सर कोरोना जब आया था उस वक्त भी हम सब ने देखा था, जो 5 रुपए वाला मास्क होता था ना सर, वो 100 रुपए का मिलने लगा था। फिर उसके बाद तो ये एक बिजनेस शुरू हो गया। अब सर ये वैक्सीन जिसकी कीमत आई है सर, ये वैसे ही बहुत ज्यादा है। जब ये लोकल मार्केट में आएगी फिर इसके वो ब्लैक वाले मामला जो हमारे पास हो जाते हैं वो शुरू हो जाएंगे। सर ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी सर इस वक्त जो है वो भी नाकाम हो गई थी, जब 11,000 रुपए वाला जो वो एक इंजेक्शन था वो 5-5 और 6-6 लाख रुपए में भी बिक रहा था सर, याद होगा आपको सेकंड वेव के दौरान। नहीं डेफिनेटली देखें, ये तो प्राइस को कंट्रोल करना हुकूमत का काम है और उनको उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि देखें आपकी 200 के तकरीबन 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो कि एक सेक्टर पूरा नहीं कर सकेगा और बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते। आपके बहुत सारे लोग जो अफोर्ड करते हैं उन्होंने जाके दुबई में जाके लगवा लिए, अब दुबई में जाके लगवा लिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए अभी तो एक प्रायोरिटी है, आपके पास हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो इसके बाद 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं, तो नीचे जो लोग हैं जो 60 साल से नीचे उनको एप्रीहेंशन है ना, उनको भी चाहिए और वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महंगी दी जानी चाहिए, प्राइसिंग का इसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इनको नेगोशिएट करना चाहिए, जिसमें स्टेट्स को भी इनकी हेल्प करनी चाहिए और इन मार्केट वालों को भी जो है ना ये करना चाहिए और इसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर और वो स्टेट का काम है कि इसको जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस सर बढ़ रहे हैं और जितनी लीथल किस्म की वेव है सर, मुझे ये बता दीजिए कि पंजाब के 11 स्कूल्स के लिए 11 अजला के लिए माफ कीजिएगा, वहाँ पर तो स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जो पॉलिसी है वो उन्होंने अपनी प्रीवियस पॉलिसी को ही रखा है, उसी को ही बरकरार रखा हुआ है। सर अगर ये नंबर ऑफ केसेस बढ़े, आपको लगता है नुकसान हो सकता है खुदा न खास्ता सिंध में? नहीं देखें, बात ये है कि नंबर्स के ऊपर आप किसी चीज के ऊपर इस वक्त जो है ना, अगर 3,000 साढ़े 3,000 केसेस हैं, उसपे से 250 केसेस सिंध में है, ठीक है ना। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर फैलाव नहीं है आप उसके ऊपर तो उसको तो बंद नहीं करते। ये स्मार्ट लॉकडाउन होता है इसी तरीके से कि जहाँ 11 अजला में उन्होंने लगाया है, ये सारा पंजाब में इस वक्त ज्यादा हो रहा है। और उसके अलावा तो जो जहाँ पर इसकी स्मार्टनेस यही होती है कि जहाँ पर है उसको, सिंध में भी उन्होंने कुछ जगह कराची में कुछ सेंटर के कुछ यूसीज को बंद किया है कि वो वहाँ से केसेस आ रहे थे। तो स्ट्रेटेजी एक तो ये हो सकती है कि आप पूरा मुल्क बंद कर दें, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्ट्रेटेजिकली आपको ये करना जिस पर स्टक रहे डॉक्टर्स हमेशा के बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे लास्ट मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, मैंने नासरा साहिबा आपका एक कमेंट लेना है क्योंकि इस वक्त सब लोग चाह रहे होंगे कि उनको वैक्सीन मिल जाए, वो वैक्सीन को यूज कर लें, लेकिन 8,500 रुपए की कीमत ये बहुत कम नहीं है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आपके पास कोई सजेशन है कैसे कम किया जा सकता है? हुकूमत क्या करना चाहिए हुकूमत को? जी एक तो ये है कि एक बल्क रेट पे अगर हुकूमत ले तो यकीनन उनको ज़्यादा उसमें सहूलत मिलेगी। ये थोड़ी सी वैक्सीन मंगाने के लिए
जो ये इस वक्त निजी कंपनी कर रही है, जाहिर है इसका रेट ज़्यादा होना है, और फिर उनने उनसे कह के तो इसको इन्फ्लेट भी कराया है। तो बेटा ये लगाइएगा, ये आवाज़ नहीं आ रही। सही, आपको आ रही मेरी आवाज़? नासरा साहिबा बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप डॉक्टर अब्दुल बारी। आपका भी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है नाज़रीन। कोरोना वायरस जिसने दुनिया भर में नाज़रीन एक खौफ फैला रखा है, एक अनदेखा खौफ। कहीं भी कभी भी ये बीमारी आपको मुतासर कर सकती है। एक बीमारी और भी है नाज़रीन, एक अनदेखी बीमारी, लेकिन इस बीमारी का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी इसे बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है। ये वो बीमारी है कि जो बाप से बेटे को कत्ल करवा देती है, बेटे से वालिदैन को कत्ल करवा देती है। कई PhD होल्डर्स हैं कि जो सड़कों पर दीवाने बने फिर रहे होते हैं। जब इसके आदाद शुमार मेरे सामने आए हैं तो मैं हैरान रह गई हूँ कि हर चौथे घर में कोई ना कोई शख्स इस बीमारी का शिकार होता है। खातून कराची के जिना अस्पताल में 1 माह से दाखिल है जो नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। क्या हुआ था आपको? ये 2 महीने के अंदर अंदर ना मैं सूखती जा रही हूँ और रंग काला सिया हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ना भीगी भीगी बातें है कि मैं बच्चों को जहर दे दूँगी। बीमारी के शुरू में ही अगर इसका पता चल जाए तो इलाज करवाने वाले बड़ी तबाही से बच सकते हैं, नहीं तो मरीज सिर्फ अपनी ही नहीं अपने प्यारों की जान भी ले सकता है। लाहौर की एक मां ने अपने 2 बच्चों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बच्चे जलते रहे, चिल्लाते रहे, वो उन्हें रोता देखकर भी सिगरेट पीती रही। पुलिस कह रही है कि खातून दिमागी बीमारी का शिकार है। मैंने 2 माह से जला के फेंकी, हमसे आग नहीं लगी। उसके बाद मैं जब सिगरेट पीती रही ना तो उसके साथ में मेरा साल घूम गया है, तो वो गुल गिर गया है। क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं जब उठी तो कमरे में इतना धुआं था, मेरा बड़ा बेटा चीखे मार रहा था। नफ्सियाती मरीजों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बीमार हैं, क्योंकि ये लोग अपने दिन भर के काम उसी तरह करते हैं जैसे कोई सेहतमंद शख्स। फिर किस तरह मालूम होगा कि आपका प्यारा नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो चुका है? सबसे पहले उसकी सोच में फ़र्क पड़ता है, अपने लिए दूसरों के लिए गलत सोच रखेगा। नंबर 2 उसकी जज्बात में, मूड में उतार चढ़ाव होगा, मिजाज में। नंबर 3 उसका रवैया ठीक नहीं होगा। जब तक मुसलसल तबीयत 2 हफ्ते तक उदास हो, उसके साथ एक ही बात की वजह से, हाँ, और उसके साथ साथ एनर्जी में कमी आ जाए, और उसके साथ साथ जो है दिलचस्पी में कमी आ जाए, और नींद और भूख खराब हो, तो हम कहते हैं अब ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर। हमें रिसर्च के दौरान मालूम हुआ कि ऐसे ही कई मरीजों को गैबी आवाजें सुनाई देती हैं। तीसरी किस्म है साइकोसिस की, जो पागलपन जिसको हम कहते हैं। उसमें कानों में गैबी आवाज़ आएगी, अपने अजीज़ों को दुश्मन समझेगा, दोस्तों को दुश्मन समझेगा, ऐसे लग रहा होगा कि मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। उसको एक्यूट साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ये किस्म। अच्छा, साइकेट्री की ये बीमारियां कम हैं, 95% तो ये हैं कि मनशियात, उदासी, मायूसी, वसवसे, ये बीमारियां हैं। सवाल तो ये है कि अच्छा खासा इंसान आखिर इस हालत को क्यों पहुंच जाता है? लोगों को इक्तिसादी मुश्किलात हैं, वसाइल कम हैं, फिर आबादी बहुत ज़्यादा है, नौकरियां कम हैं। शहरी इलाके हैं उनमें नफ्सियाती अवामिल ज़्यादा हैं, क्योंकि देहात में अभी भी वो हमारा ईस्टर्न कल्चर है और उनकी तवक्कुआत कम हैं लोगों की। मसलन वहाँ एक बच्ची है, उसको अगर मर्जी की शादी नहीं भी कहा गया, वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जिनको हुकूक का पता होता है उसको बड़ा अफसोस होता है। नफ्सियाती मसाइल सिर्फ लोगों के रवैयों या हालात से ही जन्म नहीं ले रहे, बल्कि स्क्रीन के सामने बैठना भी इसकी वजह बन रहा है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासर बच्चे हो रहे हैं। मेरे पास एक मरीज अमेरिका से बच्ची को लाए थे कि उसके पैर नहीं काम कर रहे थे। पता चला क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो सारा दिन कंप्यूटर पे बैठी रहती है, इसके नर्व दब गए थे।
तो मैंने उसको कहा इसको कंप्यूटर का या तो खड़े होकर करे या ना करे, उसको रोकना है। वो कहते हैं कि 2 आवर्स 24 घंटे में से 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए स्क्रीन टाइम तो बीमारी का बायस बनता है। डॉक्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स इस बीमारी का शिकार है। 34% अफराद को एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। तो इसका मतलब कराची में अगर आबादी है 2 करोड़ तो उसमें से 33% का मतलब 66 लाख लोगों को है। जितनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है, इसका इलाज करवाने वालों की तादाद उतनी ही कम हो रही है। कराची में नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद में से सिर्फ 16% ही डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारा जिन्ना हॉस्पिटल है, इसमें तकरीबन 400 से 600 मरीज के दरमियान आते हैं एक ओपीडी में, जो कि कराची की आबादी को मद्देनजर रखते हुए कम है। लोग अभी भी मज़ारों पे दम तावीज़ पीरों फ़कीरों के चक्कर में होते हैं, और जब ठीक ठाक केस बिगड़ जाता है और या बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है वो हमारे पास आते हैं। हमारी महंगी से महंगी दवाई 50 रुपए की, महीने के 1500 हो गए, 9 महीने के कितने हो गए 12,000 रुपये, 12-13,000 रुपये में पूरा इलाज है टोटल। ये जो मफरूज़े बने हुए हैं कि महंगा है देर पा है, ये गलत है। हमारे ज़्यादातर मरीज़ 9 महीने में ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर इकबाल आफरीदी का शिकवा है कि नफ्सियाती मसाइल पर सिर्फ शहरी ही नहीं, हुकूमत भी लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। खासकर सिंध में इस शोबे पर कोई तवज्जो नहीं है। मैंने पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के सदर के से 4 चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा। सिंध की हालत देखो कि 29 जिलों में से 20 जिलों में साइकेट्रिस्ट ही नहीं है, साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है। अब नवाबशाह में देखें, हम यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे हम गए, रिक्वेस्ट की कि यार यहाँ साइकेट्री वार्ड होना चाहिए, और PMDC का रूल भी है, साइकेट्री वार्ड नहीं है। सखर में नहीं है, क्या कहते हैं मीरपुर खास में नहीं है। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, लेकिन हमें अपने हालात बदलने हैं तो खुद को बदलना होगा। डिप्रेशन और स्ट्रेस को न सिर्फ बीमारी तस्लीम करना होगा बल्कि इसका बाकायदा इलाज भी करवाना होगा, वरना नतीजा आपके किसी प्यारे की मौत भी हो सकती है। फैसला आपका है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।